प्रणाम। हमारा जो संवाद का क्रम चला हुआ है, उसी संवाद के क्रम में आइए एक नई चर्चा पर काम करते हैं। अभी तक हमने जो बात की वो शिक्षा की, लेकिन अब हम सुरक्षा भी करेंगे, क्योंकि दो चीज़ों पर हम लगातार बात कर रहे हैं। गूगल मीट में जब हम मिले तब भी हमने दो चीज़ों पर बात की, एक शिक्षा पर और एक सुरक्षा पर। तो आइए आज हम सुरक्षा पर बात करते हैं। हमारे 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें से एक पूरा का पूरा वर्ण ही ऐसा है जो सुरक्षा के लिए काम करता है, जिसका दिन रात काम ही सुरक्षा को लेकर होता है। तो आइए इसी सुरक्षा पर हम चर्चा करते हैं। देश की परिस्थिति कैसी है आप अच्छी तरह जानते हैं। हमारे चारों तरफ सीमाओं पर कौन है, इसमें कोई विशेष बताने और समझाने वाली बात नहीं है। एक और पाकिस्तान है जो अब तक 4 युद्ध आपके साथ लड़ चुका है। डायरेक्ट एक्शन से लेकर और कारगिल तक वो अब तक 4 युद्ध आपके साथ लड़ चुका है। 5वां युद्ध आतंकवाद के रूप में उसने छेड़ रखा है और 6ठे युद्ध की तैयारी कर रहा है। वो तो उसकी हालत खराब है, नहीं तो उसकी करनी में कोई कसर नहीं है। इसी पाकिस्तान के ठीक बगल में अफगानिस्तान। एक समय ऐसा था कि सारी घुसपैठें इसी अफगानिस्तान के रास्ते से होती थी। पिछले दिनों आपने देखा जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह कब्जा कर लिया तो अफगानिस्तान की स्थिति क्या थी। खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन आतंकवाद के लिए बारूद पूरा है। ये भी हमारे चारों तरफ है। दोनों राष्ट्र हमारे शत्रु राष्ट्र हैं, मित्र राष्ट्र नहीं है। मित्रता का कोई संबंध नहीं, यहाँ तक कि इनके साथ हमारे खेल के और सामान्य संबंध भी नहीं। इसी अफगानिस्तान के बगल में चाइना हमारे बगल में एक ऐसा राष्ट्र है जो ग्रे शेड में हमारे साथ रहता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि वो हमारे साथ न मित्रता रखता है न सहानुभूति रखता है। निरंतर हमारी सीमाओं के भीतर घुसकर वो सैन्य संस्थान बनाता है, सड़कें बनाता है, अपनी औद्योगिक या सीमाई इकाइयाँ खड़ी करता है। वो चाहे नेपाल की मदद से करे और चाहे पाकिस्तान की मदद से करे, चाहे वो कोई कॉरिडोर बनाए, चाहे वो कोई संस्थान बनाए, लेकिन वो आसपास के उन शत्रु राष्ट्रों की सहायता लेकर, जो भारत के शत्रु हैं, उनकी सहायता लेकर चीन निरंतर घुसपैठ करता है। अच्छा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को तो हम चुनौती देने की स्थिति में हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को हम धमका सकते, लेकिन क्या चीन को हम धमकाने की स्थिति में हैं? सोच कर देखिए, क्या चीन को हम धमका सकते हैं? आज चीन एक बहुत बड़ी अर्थशक्ति बन चुका है। आज चीन एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति है। आज चीन एक बहुत मजबूत राष्ट्र है। दुनिया के सबसे बलशाली 2-3 राष्ट्रों में आज चीन की गिनती होती है। हमारी सीमाओं पर जहां एक और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहीं चाइना, ये तीनों हमारे शत्रु राष्ट्र हैं। नेपाल, कभी अंतिम हिंदू राष्ट्र कहा जाने वाला नेपाल, आज चीन के पंजों में है, माओवाद के पंजों में है। माओवाद और चीन को आप अलग अलग नहीं कर सकते। माओवाद और चीन अलग अलग नहीं है। माओवाद और चीन तो एक ही है। माओ से तुम तो पैदा ही चीन में हुआ और उसकी विचारधारा वहां से निकलकर भारत ही क्या पूरे दुनिया में फैली, और इसी विचारधारा में आज नेपाल जीता है। इसी माओवादी विचारधारा में नेपाल जीता है, और नेपाल आज कहीं ना कहीं भारत की तरफ से चीन की ओर खिसक रहा है। चीन को पूरा घूमकर इधर पूरब की तरफ आ जाइए, पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश। ये बांग्लादेश जो हमारे ही बंगाल का टूटकर बना हुआ हिस्सा है, वो बांग्लादेश आज एक अलग देश है, और हर साल हर योजना में इस देश में घुसपैठिए भेजता है। जहांगीरपुरी दिल्ली से लेकर और इस देश के विभिन्न राज्यों में, कम से कम उत्तर भारत और पूर्वी भारत में पूरे में ये फैले पड़े हैं बांग्लादेशी। आपको सड़कों पर जहाँ झुग्गियाँ दिखाई देंगी, जहाँ अवैध कब्जे दिखाई देंगे, इन अवैध कब्जों और इन झुग्गियों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या ही हैं। और कौन है? ये करोड़ों घुसपैठिए एक एक योजना में इस देश के भीतर भेजता है। वहीं बांग्लादेश के पीछे म्यांमार, आपको ध्यान होगा कि रोहिंग्या मुसलमानों को जब बौद्धों ने पीटा था तो वो दौड़कर कहाँ आए? इसी देश में आए। आज भी इसी देश में रहते हैं। आज ही मैंने अखबार में खबर पढ़ी कि 800 पाकिस्तान के हिंदू शरणार्थी 2021 से प्रयास करने के बावजूद, 2021 तक प्रयास करने के बावजूद जब उन्हें नागरिकता नहीं मिली तो वो वापस पाकिस्तान लौट गए। पाकिस्तान उनका उपयोग करेगा
लोगों को मीडिया के सामने लाएगा और उनसे ज़बरदस्ती उनकी कनपट्टी पर गन रखकर ये कहलवाएगा कि भारत में हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ और हमें अच्छी स्थितियां वहाँ नहीं लगी, माइनॉरिटी और बाहर से आए लोगों के साथ वहाँ बहुत दुराचार है, बहुत शोषण है, इसलिए हम वहाँ से भाग आए। हिंदू इस देश में नागरिकता प्राप्त नहीं कर पाता, उसे वापस पाकिस्तान जैसे नरक में जाना पड़ता है। वहीं बांग्लादेशी और रोहिंग्या इस देश में आकर रहते हैं, उनके पास आधार कार्ड हैं, वोटर आईडीज़ हैं, उनके पास राशन कार्ड हैं, उनके पास हर वो संसाधन है जिसके आधार पर वो इस देश की नागरिकता ले सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। कोई एक मशीनरी इस देश के अंदर ऐसी काम करती है जो मशीनरी इन रोहिंग्याओं, इन बांग्लादेशियों, इन घुसपैठियों को इस देश के भीतर बसाने के लिए अपना सब कुछ झोंक देती है। एक तो मशीनरी है कोई ना कोई, जो मशीनरी इस पर काम कर रही है, वो मशीनरी हिंदुओं को यहाँ बसने नहीं देती और वो मशीनरी मुसलमानों को यहाँ बसाने पर अपना सारा जोर लगा रही है। नीचे टापू जैसा देश है जहाँ दक्षिण भारत से नीचे चले जाते हैं समुद्र के भीतर, श्रीलंका। श्रीलंका के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, बहुत लंबे समय तक रहे हैं, लेकिन बीच में एक छोटा सा विवाद हुआ तमिलों का श्रीलंकाइयों के साथ। तमिलों के उस विवाद में भारतीय तमिल भी शामिल हुए और लिट्टे नाम का एक आतंकवाद खड़ा हुआ और इस लिट्टे नामक आतंकवाद के कारण श्रीलंका हमसे वो मित्रता का भाव नहीं रखता जो एक मित्र राष्ट्र को रखना चाहिए। अब सोचिए, सीमाओं पर चारों तरफ आप शत्रुओं से घिरे हुए हैं, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां आप ये कह सकें कि इस और हमारे मित्र राष्ट्र है। आप ये कह सकें कि मेरी ये सीमा एक मित्र राष्ट्र के साथ लगती है। यदि आप भूटान आदि की बात करें तो आप भी जानते हैं भूटान आदि का सामर्थ्य कितना है, लेकिन एक भी राष्ट्र आप ऐसा नहीं बता सकते जो राष्ट्र हमारे साथ लगा हो और उसका हमारे साथ मित्रता का कोई संबंध हो। ये स्थिति सीमाओं की है। देश के भीतर जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से हटने के बाद आज 90,000 ट्रूप्स वहाँ पड़े हैं, 90,000 आर्मी वहाँ पड़ी है, तब जाकर किसी तरह जम्मू कश्मीर आपके नियंत्रण में है। अभी पिछले दिनों घटना घटी, शायद 2 महीने हो गए होंगे। स्कूल के भीतर आतंकवादी गई, ये तब है जब वहाँ आर्मी चप्पे चप्पे पर है, इंच इंच पर आर्मी है। स्कूल के भीतर पहुंचे, उनसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, करतार सिंह, गोली मार दी। पूछा तुम्हारा नाम क्या है, अफजल खान, छोड़ दिया। तेरा नाम क्या है, ओम कुमार, गोली मार दी। ये परिस्थिति जम्मू कश्मीर के भीतर में है। अब सोचिए, जम्मू कश्मीर भारत का कैसा हिस्सा है? क्या वो भारत का ऐसा हिस्सा है जो भारत का एक अखंड अंग कहा जा सकता है? है तो अखंड, इसमें कोई संदेह नहीं। भारत का हिस्सा है जम्मू कश्मीर। केवल जम्मू कश्मीर नहीं, जैसे हरियाणा, जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे बिहार, जैसे राजस्थान, वैसे जम्मू कश्मीर हिस्सा तो हमारा पाकिस्तान भी है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर किस हालात से गुजर रहा है, जम्मू कश्मीर किन हालात में जी रहा है, ये अलगाववाद की भाषा जो आपको जम्मू कश्मीर में मिलती है, क्या ये अलगाववाद की भाषा देशभक्त लोगों के मौजूद होने के बावजूद भी कभी कभी महाराष्ट्र में दिखाई नहीं देती? हालांकि महाराष्ट्र में देशभक्त लोग हैं जो इस देश के लिए जान देते हैं, इस देश के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करते हैं। ऐसे देशभक्त लोग आज भी महाराष्ट्र में हैं। वो मराठे आज भी इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन उन्हीं के बीच में ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं महाराष्ट्र केवल मराठों का और किसी और को हम इस महाराष्ट्र में घुसने नहीं देंगे। एक समय तो ऐसा था कि बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ के लोगों के प्रतिष्ठानों को आग लगा दी गई, लोगों को गोलियां मार दी गई, उनके घर जला दिए गए, बर्बाद कर दिए गए। पता नहीं कौन कौन सी सेना बना रखी है। उनकी पूरी पॉलिटिक्स इसी चीज पर चलती है कि कौन मराठा, कौन नॉन मराठा। क्या ये भाषा अलगाव की नहीं है? केरल की सोचिए क्या स्थिति है। केरल में आज जितने हिंदू रहते हैं उनमें से अधिकांश वामपंथी हैं। वामपंथी मतलब आप उन्हें चाहे तो देश विरोधी कह दीजिए, चाहे संस्कृति विरोधी कह दीजिए, चाहे देश के वास्तविक मूल्यों के खिलाफ कह दीजिए, उन्हें ही वामपंथी कहते हैं। या उसके अलावा वहाँ वो लोग रहते हैं जो इस देश में 24% हैं और इस देश में ये घोषणा करते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो और हम 100 करोड़ की हालत बताएंगे क्या करेंगे। या फिर वो लोग रहते हैं जिन्होंने इस देश पर 250 साल तक शासन किया, वो ईसाई रहते हैं जिन ईसाइयों ने इस देश का 250 साल तक शोषण किया।
केरल ऐसा स्थान जहां खुलेआम गौमांस खाया जाता है, जहां गौमांस खाने पर लोग गौरव करते हैं। गौमांस से मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि वो एक वर्ग विशेष की भावनाओं को चोट पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि बिना गौमांस के उन्हें रोटी नहीं मिलेगी, बिना गौमांस के उनका पेट नहीं भरेगा, बिना गौमांस के उनका काम नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन गौमांस केवल चिढ़ाने के लिए खाया जाता है। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, केरल, बंगाल में राजनीतिक पार्टियों में ऐसा भयंकर द्वंद्व है कि लोग रामनवमी की यात्राएं नहीं निकाल सकते। ये लोकतांत्रिक देश है, सेक्युलर कंट्री है, जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते, वो नवरात्र नहीं मना सकते, दुर्गा के पंडाल नहीं लगा सकते, दुर्गा के जगराते नहीं कर सकते, वो अपना जो भी उनका स्पिरिचुअल कंसेप्ट है उसके अंदर जी नहीं सकते, बेचारे अपने कार्यक्रम नहीं कर सकते। ये बंगाल की स्थिति है। राजनीतिक पार्टियों में ऐसे द्वंद्व हैं कि धारदार हथियारों से काट दिए जाते हैं सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता। बंगाल नहीं, उत्तर प्रदेश में, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश ना कह के पूरे उत्तर प्रदेश को कहूँगा, क्योंकि जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इसी उत्तर प्रदेश में मऊ पड़ता है। मऊ और मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के दो अलग अलग छोरों पर हैं। मऊ पूर्वी उत्तर प्रदेश के छोर पर पड़ता है, बस इसके बाद बलिया पड़ता है बिहार से पहले। ये लगभग आखिरी जिलों में आ जाता है। और इधर मुजफ्फरनगर, ये तो आखिरी जिला है हरियाणा और उत्तराखंड बॉर्डर पर। अगर दोनों की परिस्थिति देखें तो इन दोनों में वे लोग हैं जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाकर 100 करोड़ को खत्म करने की दावत देते हैं। और ये स्थिति है कि वो किसी की परीक्षा हो, किसी से कोई मतलब हो, वो चीख कर, चिल्ला कर लोगों को ये बताते हैं कि हम गवाही देते हैं कि वही व्यक्ति आखिरी था जो दुनिया में धर्म को लेकर आया। गवाही देते हैं वो। ये स्थितियां हैं पूरे मुजफ्फरनगर के, ये माफ़ कीजिए उत्तर प्रदेश की। मऊ और मुजफ्फरनगर को मैंने इसलिए लिया कि बीच का आप सारा समझ लीजिए, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो अलीगढ़ हो, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे वो रामपुर हो, बरेली हो, पीलीभीत हो, वो बुलंदशहर, अमरोहा, बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ, बागपत, शामली, कुछ भी हो, पूरे उत्तर प्रदेश की कमोबेश हालत यह है कि उत्तर प्रदेश बारूद के ढेर पर बैठा है। देश में जितने टोटल दंगे होते हैं उतने तो अकेले उत्तर प्रदेश में आज तक हुए हैं। इतनी बुरी स्थिति उत्तर प्रदेश की है। एक भाई की बहन को एक नीच ने छेड़ दिया, लड़के ने विरोध कर दिया तो धारदार हथियारों से उसे काट दिया गया और उसकी आंतों को निकालकर नालियों में पीसा गया। उसके बाद पूरे मुजफ्फरनगर को जलाया गया। ये स्थितियां हैं। और उस समय की तथाकथित सरकारों ने उन लोगों का सहयोग किया कि करो, मारो। ये देश की भीतर की परिस्थितियां हैं। मैं आपको बताऊं, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों को आप नहीं जानते कि क्या पर स्थिति है। छत्तीसगढ़ से जाकर पूछिए जाकर क्या स्थितियां वहां चलती हैं। पूर्वोत्तर के इलाके, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सब जितने हैं, इनमें आज क्या स्थिति है। अरुणाचल प्रदेश को चीन ने अपने नक्शे में दिखा दिया, पॉलिटिकल मैप में दिखा दिया। बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, इंटरनेशनल लेवल पर बात उठी, तब जाकर उसने नक्शे से हटाया अरुणाचल प्रदेश को। वहाँ कई प्रदेशों में लोग चीनी भाषा पढ़ते हैं। मिजोरम जैसे प्रदेश में हिंदुओं की आबादी केवल 2% रह गई है। ये इस देश के हालात हैं। लोग अपने धार्मिक संस्थान हर हाईवे, हर सड़क, हर मोहल्ले, हर गांव में उस स्थान पर बना रहे हैं जहां झगड़ा होगा तो युद्ध की परिस्थितियां बनाकर हमला किया जा सके। ये 2013 के दंगों में हमने मुजफ्फरनगर में देखा। इतनी भयंकर परिस्थितियां इसके भीतर की और बाहर की मैंने आपको सीमा की दिखाई। ये हमारा देश की आबादी 140 करोड़, और इस 140 करोड़ की आबादी पर सेना कितनी है? देश के भीतर 17-18 लाख हैं और देश के बाहर बॉर्डर पर जो रहते हैं वो 13-14 लाख हैं। ये टोटल मिलाकर मुश्किल से 30-32 लाख की सेना बनती है।
पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी सब मिला लिया, नेवी, एयरफोर्स सब। आप भी देख लीजिएगा, आजकल तो सब खुला रहता है, आजकल नेट है, नेट की दुनिया, आप आराम से सर्च कर सकते हैं। अब इसमें बहुत ही करेंगे तो 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकती है, वो माफ़ कीजिए 40 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती है। देश की आबादी 140 करोड़ और सेना केवल 40 लाख। हो जाएगी रक्षा? क्या रक्षा हो सकती है? आप ये सोचिए कि वो 40 करोड़ लोग जो ये कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, हम 100 करोड़ की हालत बताएंगे क्या करने वाले हैं, क्या वो किसी बिना योजना के बोल रहे हैं? जो महाराष्ट्र के शिवाजी पार्क में आधे घंटे के भीतर 50,000 की संख्या में इकट्ठे होते हैं, क्या वो बिना किसी योजना के बोल रहे हैं? जो मुजफ्फरनगर के 2013 में 2.5 लाख लोगों पर हमला कर सकते हैं, क्या वो बिना किसी योजना के बोल रहे हैं? ना ना, उनके पास कोई ना कोई तो योजना है, उनकी योजना है और उनकी योजना बनती है उनके बड़े संस्थानों में, चाहे वो देवबंद में हो चाहे वो बरेली में। इन देवबंद और बरेली के नीचे फैले हुए छिटफुट बहुत सारे संस्थान हैं, जिन संस्थानों में ये लोग बैठकर योजना बनाते हैं। आपको क्या लगता है ये वहाँ टंगड़ी खाने के लिए इकट्ठा होते हैं? वहाँ जाकर ये आपस में गपशप करते हैं? ना, ये आपके और मेरे जैसे नहीं है। वो तो निरंतर सोचते हैं कि हम एक शहर से निकलकर आज 50 देशों में फैल गए हैं, क्या तरीका हो कि 50 देश 100 देशों में तब्दील हो। वो तो ये सोचते हैं कि ये कैसे हो, लेकिन हम लोग शांति से बैठे सोचते नहीं। मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं है कि कोई क्या सोचता है क्या करता है, लेकिन क्या मैं अपने बेटे अपनी बेटी की सुरक्षा का इंतजाम भी न करूं? क्या मैं ये भी न सोचूं कि मेरे बच्चे, मेरा भविष्य, मेरा देश आगे कैसे जिएगा? इसीलिए आज इस देश में सुरक्षा पर चर्चा करने की ज़रूरत है। इस 30 लाख सेना से काम नहीं चलेगा, हमें सेना चाहिए कम से कम 10 करोड़ लोगों की। लेकिन 10 करोड़ की सेना कैसे होगी? बस यही मेरा विषय है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज मैं इस सेशन में आपके बीच में आया हूं, जो हमारा संवाद के क्रम में 7वां संवाद है। इसमें सुरक्षा संवाद जो हमारा आज का विषय है, सुरक्षा संवाद पे मैं बोलते हुए आपसे बात कर रहा हूं। 30 लाख से नहीं, 10 करोड़ सेना से हमें काम चलेगा। अब सेना 10 करोड़ कैसे होगी और इस 10 करोड़ का बजट कहां से आएगा, इस पर आपको और हमें चर्चा करने की जरूरत है। कैसे करें चर्चा के देश के बाहर और भीतर, चाहे वो भीतर का सिविल वार हो या बाहर से चाइना और पाकिस्तान मिलकर हमला कर दें तो उसके साथ लड़ने की जैसी स्थिति हो, कैसे करेंगे? ये सोचिए, यूक्रेन पर जब रशिया ने हमला किया तो यूक्रेन के भीतर 30% आबादी, इस इलाके में जहां रशिया का छोर छूता था उस इलाके में 30% से ज़्यादा आबादी रशिया की बसती थी। जब रशिया की सेनाओं ने बाहर से हमला किया तो भीतर बसने वाले इन रशियंस ने रशियन आर्मी को भीतर घुसने के लिए जगह दी, उनके लिए अंदर परिस्थितियां बनाई, उनके लिए अंदर उनकी तरफ से हमले किए और आज रशियन आर्मी किस पोजीशन में आप जानते हैं? अगर कल यही हमारे साथ घट जाए कि चीन और पाकिस्तान मिलकर हमला कर दें, कौन सी परिस्थिति है ऐसी है जिससे आप इनकार कर सकते हैं? संसार में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होती जिससे आप इनकार कर सकें। सब कुछ घट सकता है, सब कुछ, ये भी घट सकता है। अगर चीन और पाकिस्तान मिलकर हमला करते हैं तो क्या देश के भीतर बैठे हुए वो 15 मिनट वाले लोग जो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, क्या वो लोग भीतर से इन लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे? ऐसे में अगर सेना केवल 30 लाख हो तो हमारे ये बेटे, हमारे ये भाई जो सेना में और पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती होकर हमारी रक्षा के लिए जूझ रहे हैं, ये मरने के सिवाय, शहीद होने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। ये केवल बलिदान हो सकते हैं। इन्हें भी बलिदान से बचाना और देश को भी बचाना, इसके लिए ज़रूरत है कि हम 10 करोड़ लोगों की एक आर्मी का गठन करें। 10 करोड़ लोगों की एक ऐसी आर्मी जो इस पूरे विप्लव को थाम सके, जो इस पूरी बदमाशी को रोक सके, जो पूरे प्रोपेगेंडा और षड्यंत्र के ऊपर काम कर सके। अब ये 10 करोड़ की आर्मी कैसे बनेगी और कैसे आएगा उसका बजट, इस पर हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे, अगले सेशन में चर्चा करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और आपके सुझाव और प्रश्न मैं हमेशा आमंत्रित करता हूं, आज भी कर रहा हूं। हालांकि आज तो विषय पूरा नहीं हुआ, इसलिए न सुझाव न प्रश्न कुछ हो नहीं सकते, क्योंकि प्रश्न तो बहुत सारे होंगे पर उनका उत्तर मैं अगले सेशन में आपको दूंगा। आज केवल इतना है। इसी सुरक्षा संवाद पर फिजिकली बात करने के लिए हम 19 जून को हमारे गुरुकुल में कार्यक्रम है, यहीं
इसी गुरुकुल में कार्यक्रम है और आप सब लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं, आपको भावपूर्ण, प्रेमपूर्ण, विनयपूर्ण, आग्रहपूर्ण निमंत्रण देता हूं कि आइए आप गुरुकुल में और यहाँ मिलकर हम चर्चा करेंगे शिक्षा पर और सुरक्षा पर। ये दोनों मुद्दे इतने ज़रूरी हैं कि आज अगर हमने इन पर ध्यान नहीं दिया तो याद रखिए देश बचेगा नहीं। 30 साल के अंदर 15 मिनट वालों ने कमर कस रखी है कि 30 साल के अंदर वो कोई बड़ा उपद्रव करने वाले, वो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए सावधान होने की ज़रूरत है। सेना को 10 करोड़ की सेना में कैसे बदलें, इस पर चर्चा करेंगे अगले सेशन में। तब तक प्रणाम, नमस्ते।